ये सब हमें एक लड़की से मिलवाकर शुरू होता है जिसका नाम है कोटो इग्वालादा, लेकिन हम उसे बस कोटो कहेंगे। कोटो एक अस्पताल की बेंच पर बैठी होती है और फिर वह हमारे मुख्य नायक एक लड़के जिसका नाम कुरो है से बात करने के लिए जाती है। वह उससे अभिवादन करती है, लेकिन लड़का भ्रमित होता है क्योंकि वह नहीं जानता कि वह कौन है। फिर कोटो कहती है, कैसे तुम उस लड़की को याद नहीं कर सकते जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? लेकिन वह जवाब देता है कि उसे याद नहीं कि वह कभी इतनी बड़ी मुसीबत में था कि किसी को उसकी जान बचाने की जरूरत पड़ी हो। हालांकि कोटो उसे बताती है कि 2 साल पहले इसी अस्पताल में वह गलियारे में चल रहा था और कुछ बच्चे वहां से गुजरे और उसे गलती से धक्का दिया, लेकिन गिरने से पहले कोटो वहां थी और उसने उसे पकड़ लिया। कुरो और उसकी गर्लफ्रेंड साकी ने उस दिन कोटो का धन्यवाद किया और उसने वादा किया कि वह उसे हमेशा याद रखेगा, और उसी पल कोटो के लिए यह पहली नजर का प्यार था। कोटो कुरो की नजरों से इतनी प्रभावित थी कि वह उसे एक बकरी जैसे फिगर के रूप में देखती है जिसके 2 डीमन हॉर्न्स हैं, लेकिन बाकी सभी के लिए वह एक नॉर्मल लड़का ही दिखता है। अब हम वापस वर्तमान में आते हैं और कुरो कहता है कि अब वह उसे याद करता है और फिर माफी मांगता है और बताता है कि वह लड़कियों के चेहरे याद रखने में अच्छा नहीं है, खासकर जब वह नई टोपी पहने हो। फिर वह उसके बगल में बैठती है और खुद का पुनः परिचय कराती है ताकि वह उसे फिर कभी न भूले। कोटो फिर प्रस्ताव देती है कि उन्हें डेट करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वह जानती थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड साकी के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है और वह अब सिंगल है, लेकिन वह चाहती है कि वह उसे बताए कि वे दोनों क्यों अलग हुए। तभी वह उसे बताता है कि एक रात जब वे दोनों एक नदी के पास से गुजर रहे थे तो एक मॉन्स्टर दिखाई दिया, इसलिए वह भाग गया और केवल अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़ दिया, और यही कारण था कि वे दोनों अलग हो गए। लेकिन कोटो उसे बताती है कि यह झूठ है और जो वास्तव में हुआ था वह यह था कि मॉन्स्टर वास्तव में कुरो से डरा हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड भी अब उससे डर गई थी क्योंकि उसने देखा कि मॉन्स्टर कुरो से कितना डरा हुआ था और इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वास्तव में कौन है। कोटो फिर समझाती है कि सभी मॉन्स्टर्स उसकी असली पहचान जानते हैं और उसे बहुत डरावना मानते हैं। फिर कुरो कोटो से पूछता है कि वह वास्तव में कौन है। तब वह उसे बताती है कि वह सभी मिथिकल क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स जिन्हें योकाई कहा जाता है के लिए विजडम की गॉडेस है। लेकिन कुरो उसे विश्वास नहीं करता, इसीलिए वह उसे समझाती है कि वह 6 साल पहले के न्यूज़पेपर्स ढूंढे जो उस लड़की की कहानी बताते हैं जो लापता हो गई थी लेकिन बाद में एक आंख और एक पैर के पाई गई थी। कोटो फिर चली जाती है और घर जाने के लिए बस में बैठ जाती है। तभी एक स्पिरिट क्रीचर उससे मदद मांगने आता है और बताता है कि लाइब्रेरी में एक डीमन मॉन्स्टर छिपा हुआ है, लेकिन वह कहती है कि वह कल इसका ध्यान रखेगी क्योंकि वह कुरो का पीछा कर रही है। अगले दिन कुरो को कोटो के बारे में अखबार मिल जाता है और वह समझ जाता है कि क्या हुआ था। कोटो उससे पूछती है कि क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके लिए उसे यकीन दिलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह कहता है कि यह अभी भी साबित नहीं करता कि वह विजडम की गॉडेस है। ठीक उसी समय एक इंसान उसके सामने ही फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कोटो से कहता है कि लाइब्रेरी में मॉन्स्टर ने घुसपैठ कर ली है और उससे मदद की गुहार करता है। फॉक्स एक बार क्यूरो को देखता है और बस उसे देखकर ही डर जाता है। फॉक्स के ट्रांसफॉर्म होते ही क्यूरो कहता है कि अब वह उसकी कहानी पर यकीन करता है और फिर वे दोनों लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी पहुंचने पर कोटो मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी कमांड्स को नजरअंदाज कर देता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। चूंकि क्यूरो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वे भागने की कोशिश करते हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद क्यूरो मुड़कर मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और मॉन्स्टर ने उसका पूरा हाथ खा लिया। कोटो डर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि क्यूरो इमॉर्टल है और उसके शरीर की रिजेनरेशन होती है और मॉन्स्टर उसकी फ्लैश खाने के बाद मर जाता है। कोटो इससे चौंक जाती है और क्यूरो से पूछने लगती है कि वह असल में कौन है। क्यूरो कहता है कि वह अपने मिथिकल क्रीचर्स से पूछ सकती है कि वह कौन है। वह यह भी बताता है कि जब वह छोटा था उसने 2 तरह के डीमन मीट खाए थे जिससे उसे इमॉर्टल पावर्स मिल गई। अगले दिन क्यूरो अपने कजन से मिलने अस्पताल जाता है और वहाँ वह कोटो से मिलता है। वे लाइब्रेरी में कल जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं और कोटो उससे उसके हाथ के बारे में पूछती है। वह कहता है कि वह ठीक है और बताता है कि जब वह छोटा था तो उसने मरमेड का मीट खाया था जिससे उसे फुल बॉडी रिजेनरेशन की शक्ति मिली। लेकिन कोटो कहती है कि मरमेड का मीट खाने से इटर्नल यूथ भी मिलता है, फिर भी वह अब एक लड़के जैसा नहीं दिखता। क्यूरो कहता है कि हो सकता है दूसरे मीट की वजह से उसकी इटर्नल यूथ की शक्ति प्रभावित हो रही हो। वह उससे पूछती है कि दूसरा मीट क्या था, लेकिन क्यूरो उसे जवाब नहीं देता। कोटो फिर क्यूरो को एक मिथिकल क्रीचर से मिलने का प्रस्ताव देती है जो एक जायंट सर्पेंट है, क्योंकि उसने सुना है कि उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो केवल वह दे सकती है। लेकिन क्यूरो उसके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसके पास करने के लिए और भी चीजें हैं, इसीलिए कोटो अकेले ही सर्पेंट से मिलने जाती है। स्नेक उसे बताता है कि सभी ह्यूमंस उसे भूलते जा रहे हैं क्योंकि कई सालों से उसे ह्यूमंस से कोई प्रेयर नहीं मिली है और अब लोग उसे गॉड ऑफ वाटर के रूप में नहीं देखते। इसके बाद स्नेक
स्नेक देखता है कि कोटो परेशान है, इसीलिए वह उससे पूछता है कि क्या गलत है। कोटो जवाब देती है कि वह परेशान है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कूरो उसके साथ नहीं आया। वह माफी मांगती है और स्नेक से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों मांगी। स्नेक बताता है कि कुछ दिन पहले एक औरत ने लेक में एक कॉर्प्स फेंक दिया था। वह औरत टानो कहलाती है और जो कॉर्प्स था वह टानो के एक्स बॉयफ्रेंड का बॉस याशरा हिरुका था। बाद में टानो को गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस को गवाही दी कि उसने कॉर्प्स को लेक में इसलिए फेंका क्योंकि उसने एक स्नेक के बारे में सुना था जिसे इंसानों को खाना पसंद है और उसने उसे ऑफरिंग के रूप में दिया था। लेकिन वह झूठ था क्योंकि स्नेक ने उसे लेक में कॉर्प्स फेंकते हुए देखा था और जब उसने फेंका तो वह बुदबुदा रही थी। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि कोई आपको ढूंढ ले। स्नेक ने यह भी देखा कि उसने बॉडी को डूबने के लिए कोई भारी वस्तु नहीं बांधी, जिससे यह साफ था कि वह चाहती थी कि उसे कोई ढूंढ ले। यही कारण है कि स्नेक कोटो से मदद मांग रहा था क्योंकि वह गॉडेस ऑफ विजडम से एक्सप्लेनेशन चाहता था। कोटो स्नेक की मदद करने की कोशिश करती है और उसे कई रीजंस देती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हर रीजन स्नेक को किसी खाली प्लॉट पर ले जाता है। अंत में कोटो उसे एक और रीजन देती है और समझाती है कि यह सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड माचाई से शुरू हुआ, जो दूसरी औरत की बाहों में मर गया। उस औरत का नाम उसकी कोवर्कर थी। माचाई के मरने के बाद यह बताया गया कि जब वह हिरू के लिए काम कर रहा था तो उसने कुछ नंबरों में हेरफेर किया और एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में डाल ली। उसे पता था कि उसका बॉस इसे पकड़ लेगा और उसके पास पैसे छिपाने की कोई जगह नहीं थी और माचाई और उसकी कोवर्कर ही केवल दो लोग थे जिन्हें इसके बारे में पता था। इसलिए उन्होंने एक साथ बाथटब में मरने का फैसला किया। उस समय टानो माचाई के बच्चे को गर्भ में लिए हुए थी, लेकिन उसने सोचा कि वह उस आदमी के बच्चे को लेकर चल रही थी जिसने अभी उसे धोखा दिया था। बाद में उसने मिसकैरेज कर दिया और गर्भ में मरे बच्चे को गुस्से में नदी में फेंक दिया। टानो ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, शहर छोड़ दिया और अब अकेली सबर्ब्स में रह रही है। कई साल बीत गए और हिरू ने उसके घर का दौरा किया और उससे कबूल किया कि असल में वही था जिसने पैसे का गबन किया था और माचाई और उसकी कोवर्कर ही केवल दो लोग थे जिन्हें इसके बारे में पता था और उन्होंने इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी, इसलिए उसने दोनों को मार डाला। उसकी कन्फेशन सुनने के बाद टानो ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बॉस से बदला लिया और फिर उसके शरीर को नदी में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि पुलिस पूरे नदी की तलाशी लेगी और शायद उन्हें उसका मरा हुआ बच्चा मिल जाएगा। इसलिए उसने धीरे से फुसफुसाया और कहा कि वह वास्तव में आशा करती है कि कोई इसे ढूंढ लेगा। स्नेक को सब कुछ समझाने के बाद वह क्यूरो को देखती है जो इस पूरे समय छिपा हुआ था और बातचीत सुन रहा था। कोटो फिर क्यूरो के साथ वहां से चली जाती है और क्यूरो को बताती है कि स्नेक को जो कुछ उसने बताया वह एक झूठ था क्योंकि उसने अपने एक स्पिरिट को टानो पर नजर रखने के लिए भेजा था जब उसे हिरासत में लिया गया था और उस स्पिरिट ने सच सुना। असली वजह यह थी कि वह देखना चाहती थी कि स्नेक लाश को खा जाए। सालों बाद हम देखते हैं कि क्यूरो की एक्स गर्लफ्रेंड साकी अब एक पुलिस ऑफिसर है। साकी और उसका पार्टनर एक हाल के केस पर चर्चा करते हैं जिसमें एक आदमी नदी में गिर गया था जब वह गाड़ी चला रहा था। घटना के ठीक बाद उस आदमी ने साकी को बताया कि वह एक खूबसूरत गोस्ट को देखकर विचलित हो गया था। उसने उसे एक फेसलेस लेडी के रूप में वर्णित किया जिसके दो बड़े आईज थे, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में उसने लिखा कि एक पपी सड़क पर था जिसके कारण वह नदी में गिर गया। उसका पार्टनर उससे बहस करता है और कहता है कि सही वर्णन का उपयोग करना सबसे अच्छा है, लेकिन साकी ने उसे बताया कि उन्हें अपनी रिपोर्ट्स में गोस्ट शब्द का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समस्याएं होंगी। साकी ने अपने पार्टनर को बताया कि यह काम एक गोस्ट जिसे स्टील लेडी कहा जाता है उसका था। उसके पार्टनर ने जवाब दिया कि उसने स्टील लेडी के बारे में कई सिमिलर केसेस सुने हैं, लेकिन वह अब भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि गोस्ट्स वास्तव में होते हैं। उसके पार्टनर के जाने से पहले साकी उसे बताती है कि उनके वर्ल्ड में ये स्पिरिट्स और योकाई वास्तव में मौजूद हैं और उसका खुद का एक्स बॉयफ्रेंड क्यूरो भी इन मॉन्स्टर्स की तरह था लेकिन ह्यूमन फॉर्म में, और इसी वजह से उसने उससे ब्रेकअप किया था। फिर वह उस स्थान की जांच करना शुरू करती है जहां घटना हुई थी और वहां उसकी मुलाकात कोटो से होती है जो उसके ऊपर गिर जाती है। कोटो स्टील लेडी का सामना कर रही थी और यही वह क्षण था जब साकी ने स्टील लेडी के बारे में सुन सुनकर तंग आ चुकी थी और उसने अभी स्टील लेडी को हराने का फैसला किया। साकी भागकर स्टील लेडी पर हमला करती है लेकिन उसका हाथ सीधा उसके बॉडी के आर पार चला जाता है। स्टील लेडी फिर उस पर एक मेटल बीम फेंकती है और उसे नीचे गिरा देती है। कोटो उसकी मदद करती है और स्टील लेडी से संपर्क बनाती है जिसके तुरंत बाद गोस्ट भाग जाती है। साकी कोटो से पूछती है कि वह गोस्ट को क्यों मार सकी, लेकिन वह नहीं कर सकी। तब कोटो उसे समझाती है कि वह दूसरे ह्यूमंस की तरह नहीं है। कोटो साकी को समझाती है कि उसे जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए और पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कई समस्याएं होंगी। फिर साकी अपने बैग से अपना बैज निकालती है और बताती है कि वह एक ऑफिसर है और उसे स्टेशन ले जाने का प्रस्ताव देती है ताकि वह और सवाल कर सके और उसे लड़ाई में लगी चोटों का इलाज भी दे सके। लेकिन जब उसने उसका बैज देखा तो उसने नाम पढ़ा और यह जानकर हैरान रह गई कि उसने क्यूरो की एक्स गर्लफ्रेंड से मुलाकात की है। वह कहने लगती है कि अगर उसे शुरुआत से पता होता कि वह कौन है तो वह उसे स्टील लेडी से बचाती नहीं। फिर साकी उससे उसके रूड होने के लिए गुस्सा हो जाती है। वे साकी के अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं और कोटो उसे बताती है कि वह और क्यूरो अब डेटिंग कर रहे हैं और बहुत खुश है। वह साकी को उनके साथ की फोटोज दिखाती है, लेकिन फोटोज देखने के बाद साकी कहती है कि उन्हें साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वह सभी फोटोज में दुखी और नाखुश दिख रहा है। कोटो इससे असहमत होती है, लेकिन साकी
साकी कहती है कि वह इसे जानती है क्योंकि उसने उसे कई सालों तक डेट किया है। साकी कोटो से पूछती है कि जब वह स्टील लेडी का सामना कर रही थी तो क्यूरो वहाँ क्यों नहीं था, और कोटो जवाब देती है कि वह लगभग एक सप्ताह पहले गायब हो गया था और आखिरी बात जो उसने की थी वह उसे टेक्स्ट करना था कि उसे ढूंढने की कोशिश न करे। कोटो वहाँ से चली जाती है और एक विशाल स्केलेटन के रूप में एक स्पिरिट का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करती है। साकी फिर स्टील लेडी के बारे में और जानकारी जुटाने लगती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि उसकी मौत से पहले वह कौन थी। उसे पता चला कि उस लड़की का असली नाम कैरेन नानिसे है। वह उस समय थी और उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था जब तक कि एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली और वह एक फेमस आइडल बन गई और उसके बहुत से फॉलोअर्स हो गए। वह आगे खोज करती है और एक वेबसाइट ढूंढती है जो उस आइडल के बारे में बात करती है। यह एक फैन विकी पेज है और वहाँ उसे ननीस के बारे में सब कुछ पता चलता है। वह विकी पर क्लिक करती है और वहाँ उसके पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। अपेरेंटली उसके पिता की मौत सीढ़ियों से गिरने के एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन फिर अफवाहें थी कि नानिस ने ही अपने पिता को मारा था क्योंकि उसके पिता उसे फेमस होने और अपने परिवार को एम्बैरेस करने के लिए नफरत करते थे। इस अफवाह के कारण नानिस को टेम्पोरेरीली एक्टिंग से विथड्रॉ करना पड़ा। कुछ दिनों बाद नानिस की मौत कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके ऊपर स्टील बीम्स गिरने से हुई। कोटो अब स्टील लेडी को हराने का तरीका ढूंढ रही है क्योंकि उसके सारे स्पिरिट्स और छोटे क्रीचर्स उससे बहुत डरते हैं और क्योंकि वो उनकी गॉडेस है उसे लगता है कि उसे ही उसे रोकना होगा। बाद में कोटो एक रेस्टोरेंट में जाती है और एक स्पिरिट उसे बताता है कि स्टील लेडी दिखाई दी है। वो लोकेशन पर पहुंचती है और देखती है कि कोई उससे लड़ रहा है और वो क्यूरो था। साकी भी आती है और वो दोनों क्यूरो को स्टील लेडी से लड़ते हुए देख रहे होते हैं। क्यूरो लड़ाई हार रहा था और उसे मेटल बीम से बहुत जोर से चोट लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो रिवाइव हो जाता है और फिर से जिंदा हो जाता है। अचानक से वो उसके सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। साकी को समझ नहीं आता कि वो ये कैसे कर रहा है, तो कोटो समझाती है कि जब क्यूरो छोटा था तब उसने जो दूसरा मीट खाया था वो एक बीस्ट का मीट था। आमतौर पर कोई भी इस मीट को खाकर जिंदा नहीं रहता और उसकी दादी ने उसे पहले मरमेड का मीट और फिर उसके बाद स्कूडान बीस्ट का मीट खिलाया था। इस मीट को खाने के बाद क्यूरो ने भविष्य को देखने की एबिलिटी गेन कर ली, लेकिन वो ये पावर तभी यूज कर सकता है जब वो मरता है। इसीलिए जब स्टील लेडी उसे मारती है वो इस पावर से भविष्य देखता है और जब वो फिर से जिंदा होता है तो वो उसके सारे मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। हम वापस लड़ाई में आते हैं और क्यूरो उसकी गर्दन तोड़ देता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो खुद को ठीक कर लेती है और वहां से भाग जाती है। फिर क्यूरो उन्हें दोनों को देखता है और वे सभी साकी के अपार्टमेंट में मिलने का फैसला करते हैं। वो सभी बैठकर इस बारे में बात करते हैं कि स्टील लेडी को हराने के लिए क्या किया जा सकता है, और तब कोटो बताती है कि वो बाकी वाई स्पिरिट्स से अलग किस्म की गोस्ट है क्योंकि उसे इंसानों की इमेजिनेशन ने बनाया है जिन्होंने उसे आइडलाइज किया। इन लोगों ने उसे एक नाम और अपीयरेंस दिया जिससे वो असली बन गई। साकी पूछती है कि इतने सारे लोग एक ही इमेज को कैसे सोच सकते हैं ताकि वो जिंदा हो सके, तो कोटो बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके फैंस ने एक विकी पेज बनाया था, इसीलिए उसे रोकने के लिए उन्हें स्टील लेडी की कहानी को फिर से लिखना होगा और उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाना होगा कि हर कोई ये मानना बंद कर दे कि स्टील लेडी एक असली गोस्ट है। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो स्टील लेडी के सभी बिलीवर्स अपनी राय बदल देंगे और वो गायब हो जाएगी। इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कोटो को और इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो साकी से उसकी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स मांगती है। ये फाइल्स कारिन नान के बारे में सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन रखती हैं। वे उस इंसिडेंट की जगह पर जाते हैं और एक गोस्ट की मदद से वेरीफाई करते हैं कि उसे मेटल बीम्स से सच में कुचला गया था, लेकिन उसने कभी भी अपना रास्ता नहीं बदला, जैसे कि वो चाहती थी कि उसे कुचल दिया जाए। वे गोस्ट से बात करते हैं और सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें पुरानी कहानी को बदलने के लिए एक फेक नैरेटिव बनाना होगा और आखिरकार स्टील लेडी से छुटकारा पाना होगा। स्टोरी की सक्सेस को कंफर्म करने के लिए वे क्यूरो की पावर का यूज कर सकते हैं ताकि ऑल्टरनेट फ्यूचर्स को देख सकें और वो उस फ्यूचर को देख सकता है जहां स्टील लेडी एग्जिस्ट नहीं करती। उस रात हम देखते हैं कि साकी का पार्टनर भी स्टील लेडी का शिकार हो चुका था और इस खबर के फैलने के साथ कोटो के स्टील लेडी को हराने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इसीलिए वो तेजी से एक नई कहानी बनाने की सोचती है ताकि स्टील लेडी को हमेशा के लिए हरा सके। कुछ घंटों बाद उसके पास स्टील लेडी से छुटकारा पाने के 4 सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इससे वो बहुत थक जाती है और सोना चाहती है। साकी और क्यूरो कुछ खाना लेने बाहर जाते हैं। साकी क्यूरो से पूछती है कि वो कोटो को डेट क्यों कर रहा है जबकि वो उसकी टाइप की नहीं है, और वो उसे ये भी बताती है कि उसे सच पता है कि क्यूरो अपनी कजन रा से प्यार करता है जो पिछले कई सालों से हॉस्पिटल में है और यही है जिसे क्यूरो नियमित रूप से मिलने जाता है। वे उसकी कजन से मिलने जाते हैं, लेकिन जब वे उससे मिलते हैं तो साकी डर जाती है, जैसे कि जब उसने क्यूरो से ब्रेकअप किया था। क्यूरो साकी को समझाता है कि भले ही वो बीमार है लेकिन वो नहीं मरेगी क्योंकि उसके पास भी वही पावर्स हैं जो क्यूरो के पास है। उसने भी दोनों डीमन मीट्स खाए हैं। कोटो जब उठती है तो साकी से बात करती है जो उससे पूछती है कि क्या उसे पता था कि रा के पास भी क्यूरो की तरह सेम पावर है। वो साकी को बताती है कि उसे ये पता था और वे दोनों ये समझने लगते हैं कि रा वास्तव में कौन है। कोटो समझाती है कि जब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था तो वो कुछ हफ्तों के लिए उनके साथ रही थी। शुरू में वे नहीं बनते थे लेकिन समय के साथ वे दोस्त बन गए। जब वो वहाँ रह रही थी तो कोटो ने देखा कि रा हमेशा कंप्यूटर पर रहती थी और उसे आर्ट भी बनाना पसंद था, लेकिन एक दिन अचानक वो चली गई। कोटो को अब तक ये समझ नहीं आया था कि उसने ही स्टील लेडी के
पेज को बनाया था क्योंकि उसकी पेंटिंग स्टाइल विकी पर दिखने वाले इमेज के समान थी। लेकिन कोटो ये कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वही इसके पीछे थी। फिर उसे एहसास होता है कि क्यूरो को पहले से पता था कि आरा ही स्टील लेडी की क्रिएटर है और इसी वजह से वो एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए गायब था, क्योंकि वो उसे ढूंढने के लिए गया था और उसने कोटो से कहा था कि उसे ढूंढने न जाए। यही कारण है कि स्टील लेडी को हराना इतना मुश्किल रहा है, क्योंकि आरा अपनी फ्यूचर देखने की पावर का यूज कर रही थी और वो हमेशा वो फ्यूचर ढूंढ लेती थी जिसमें लोग स्टील लेडी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन हर बार जब वो इस पावर का यूज करती है वो मर जाती है और फिर से जिंदा हो जाती है, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया है, क्योंकि उसने ये सैकड़ों बार किया है ताकि गोस्ट को जिंदा रख सके। एक योकाई स्पिरिट कोटो से मिलने आता है और बताता है कि उसने स्टील लेडी को ढूंढ लिया है। कोटो कहती है कि ये आखिरी रात होगी उसे हराने के लिए। उन्हें कूरो की जरूरत होगी ताकि वो स्टील लेडी से लड़ सके, जबकि साकी और कोटो विकी पेज पर फेक स्टोरीज लिखेंगी ताकि मैसेज को ये विश्वास दिलाया जा सके कि स्टील लेडी असली नहीं है, जिससे वो कमजोर हो जाए और आखिरकार गायब हो जाए। अरापन अपनी पावर का यूज करते हुए दिखाई देती है, जहां वो उस फ्यूचर को चुनती है जिसमें स्टील लेडी अभी भी एग्जिस्ट करती है और क्यूरो इसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा है। कोटो वेबसाइट पर लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो गोस्ट असली नहीं है और ये असल में एक इंसान है जो स्टील लेडी का रूप लेकर क्राइम्स कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशंस असली अपराधी तक नहीं पहुंच पाएंगी। हालांकि वो अपने थियरीज पर लोगों को यकीन दिलाने में फेल हो जाती है और लोग हमेशा उसके आर्ग्यूमेंट्स का खंडन करते हैं। वो उन्हें ये बताने की और भी कई वजहें देती है कि स्टील लेडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाती है। आखिरकार ये उसे अपनी चौथी और फाइनल स्टोरी पर ले जाता है, जिसमें वो विकी को बताती है कि असल में कराइन नान अभी भी जिंदा है और वो स्पॉटलाइट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके पिता की हत्या के बारे में अफवाहों के कारण उसे उसके बाकी परिवार और उसकी बहन ने छोड़ दिया था। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहती थी। इस काम को करने के लिए उसने खुद की तरह दिखने वाली एक महिला को ढूंढा और जब वो उससे मिली तो वे बातें करने लगे और दोस्त बन गए। एक दिन उसने उससे एक फेवर मांगा, जो ये था कि वो उसका डीकॉय बने और पापारात्सी को उस जगह से दूर भटकाने में मदद करे। वो नान की मदद करने के लिए मान जाती है और उसके बाद अपने बालों को रंगना शुरू करती है और नान के कपड़े पहनने लगती है। फिर वो उससे कहती है कि कंस्ट्रक्शन साइट में भाग जाए और वो उसे वहां बाद में मिलेगी। फिर उसने उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद स्टील बीम से उसका चेहरा कुचल दिया ताकि उसकी पहचान पूरी तरह से न हो सके। इस तरह नैन उसके रूप में प्रिटेंड कर सकती थी और एक नॉर्मल लाइफ जी सकती थी। लेकिन कुछ यूजर्स पूछने लगते हैं कि स्टील लेडी नैन का मकसद क्या था अगर असली नानाई अभी भी जिंदा थी। फिर कुछ और यूजर्स ये बताते हैं कि असली नानाई ही वो हो सकती है जिसने उसे बनाया और खुद ही वो विकी बनाई ताकि दुनिया को ये विश्वास दिला सके कि वो सच में मर चुकी है। इसके कारण हर कोई मानने लगा कि नानाई असल में अभी भी जिंदा है और उसने खुद ये वेबसाइट बनाई ताकि वो इस बात को छुपा सके कि वो अभी भी जिंदा है। और इसी समय क्यूरो आखिरकार गोस्ट को हरा देता है और वो अस्तित्व से गायब हो जाती है। उनका आखिरी कदम क्यूरो की कजन को ढूंढना और उसे हराना है, लेकिन शायद ये सब इंस्पेक्टर के सीजन 2 में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको मजा आया हो और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर लें ताकि आप कभी भी किसी और वीडियो को मिस न करें। अगले टाइम तक गाइस, टेक केयर।